सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, व्याख्याता, शासकीय बहुउद्देशीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 6 मानव अधिवास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, खंड अ, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला, जापान में मकान का निर्माण लकड़ी या हल्की वस्तुओं से किए जाने का कारण है। विकल्प ए वर्षा, विकल्प बी भूकंप, विकल्प सी पवन, विकल्प डी सामाजिक मान्यता। सही उत्तर विकल्प बी भूकंप। दूसरा, सड़क के किनारे स्थित नगर का प्रतिरूप होता है। विकल्प ए तारा प्रतिरूप, विकल्प बी अरीय प्रतिरूप, विकल्प सी रेखीय प्रतिरूप, विकल्प डी वृत्ताकार प्रतिरूप। सही उत्तर विकल्प सी रेखीय प्रतिरूप। तीसरा, 5 से 10 लाख तक की जनसंख्या वाले बसाहट को कहते हैं। विकल्प ए कस्बा, विकल्प बी महानगर, विकल्प सी नगर, विकल्प डी बृहत नगर। सही उत्तर विकल्प बी महानगर। चौथा, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? विकल्प ए टेम्स नदी, विकल्प बी हडसन नदी, विकल्प सी मिशिगन नदी, विकल्प डी मस्कवा नदी। सही उत्तर विकल्प ए टेम्स नदी। खंड ब, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, अधिवास से आशय मानव द्वारा निर्मित खाली स्थान से है। उत्तर बस्ती। दूसरा, सन खाली स्थान में राष्ट्रीय आवास नीति की घोषणा की गई थी। उत्तर सन 1988। तीसरा, गांव और नगर के बीच की इकाई को खाली स्थान कहा जाता है। उत्तर कस्बा। चौथा, एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम खाली स्थान है। उत्तर अब्दुल पाकिर जैनुला बदीन अब्दुल कलाम। पांचवा, सुरक्षा गोपनीयता एकांतता के लिए खाली स्थान आवश्यक है। उत्तर मकान। खंड स, एक शब्द में उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 1, लंदन किस नदी के तट पर बसा है? उत्तर टेम्स नदी। प्रश्न क्रमांक 2, न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बसा है? उत्तर हडसन नदी। प्रश्न क्रमांक 3, शिकागो किस नदी के तट पर बसा है? उत्तर मिशिगन नदी। प्रश्न क्रमांक 4, मॉस्को किस नदी के तट पर बसा है? उत्तर मस्कवा नदी। प्रश्न क्रमांक 5, दिल्ली किस नदी के तट पर बसा है? उत्तर यमुना नदी। बच्चों, अब हम अति लघु प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, नगरीय अधिवास किसे कहते हैं? उत्तर वह अधिवास जिसमें अप्राकृतिक उत्पादन संबंधी क्रियाओं की प्रधानता पाई जाती है। वहाँ विनिर्माण, परिवहन, व्यापार तथा वाणिज्य, शिक्षा, बैंक, मनोरंजन एवं शासन प्रशासन संबंधी कार्य किया जाता है। नगरीय अधिवास कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 3, मानव अधिवास के आयताकार प्रतिरूप किसे कहते हैं? उत्तर जहां मकान, सड़क या चौरास्ते के दोनों ओर या कृषि भूमि के चारों ओर विकसित होते हैं, वे आयताकार प्रतिरूप अधिवास कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, मानव अधिवास के रेखीय प्रतिरूप किसे कहते हैं? उत्तर रेखीय प्रतिरूप इस प्रकार के प्रतिरूप बहुधा मुख्य मार्गों, रेल मार्गों, नदियों के किनारे में मिलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, क्राल क्या है? उत्तर मसाई अपनी सुरक्षा, गोपनीयता, एकांतता के लिए जिस स्थान में आवास का निर्माण करते हैं उसे क्राल कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, राजस्थान के मकानों की विशेषताएं लिखिए। उत्तर राजस्थान के मकानों की विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, मकानों के निर्माण में जहां जो संसाधन आसानी से उपलब्ध होते हैं, प्रायः उसी प्रकार का उपयोग किया जाता है। राजस्थान में संगमरमर के पत्थर आसानी से पाए जाते हैं, इसलिए वहां के मकान में संगमरमर का उपयोग किया जाता है। दूसरा, राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता निर्णायक कारक है, इसलिए वहां मकान किसी तालाब या कुएं के आसपास पर केंद्रित होते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, क्या कारण है कि ब्रिटेन के मकानों में मुख्य द्वार पूर्व या दक्षिण पूर्व में रखा जाता है? उत्तर ब्रिटेन में तीव्र गति से चलने वाली पछुआ पवनों के कारण मकान का मुख्य द्वार पूर्व या दक्षिण पूर्व में रखा जाता है।
प्रश्न क्रमांक 8, स्मार्ट सिटी की अवधारणा को समझाइए। उत्तर, स्मार्ट सिटी का अर्थ है इन शहरों में रहने वाले लोगों को आधारभूत निर्माण संबंधी सेवाएं शीघ्र एवं कुशलतापूर्वक उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही बचाव व सुरक्षा का प्रबंध होगा। यह शहर अन्य शहरों के लिए प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करेगा। नगरों में बढ़ती जनसंख्या के दबाव से उत्पन्न समस्याओं से निपटने के लिए भारत सरकार ने प्रथम चरण में देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी में बदलने की घोषणा की है। प्रश्न क्रमांक 9, मानव अधिवास के वृत्ताकार प्रतिरूप से क्या आशय है। उत्तर, किसी झील या तालाब के किनारे सघन आबादी के कारण वृत्ताकार मानव अधिवास का प्रतिरूप दिखाई देता है, उसे वृत्ताकार प्रतिरूप कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, मानव अधिवास को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारकों को उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, मानव अधिवास वे स्थान हैं जहां मानव अपने रहने योग्य आश्रय बना लेता है। मानव अधिवासों को प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार हैं। पहला, जलवायु। दूसरा, धरातल का स्वरूप। तीसरा, प्राप्त संसाधन। चौथा, भूमि का उपजाऊपन। पांचवा, सामाजिक सुरक्षा। छठवा, जातीयता। सातवां, राष्ट्रीय नीति। बच्चों, अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, जलवायु के विभिन्न घटक किस प्रकार मकानों के निर्माण को प्रभावित करते हैं। मानव अधिवास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, लिखिए। उत्तर, मकानों के निर्माण एवं प्रकार में जलवायु का गहरा प्रभाव पड़ता है। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में जहां वर्षा अधिक होती है वहां लोग मचानों पर बने झोपड़ी में रहते हैं। शुष्क प्रदेशों में मिट्टी के मकान में रहते हैं। घास के मैदानों में और रेगिस्तानों में लोग तंबुओं में रहते हैं। टुंड्रा जैसे शीत प्रदेश में बर्फ के बने मकानों में निवास करते हैं। इनके मकानों को इग्लू कहा जाता है। तापमान, वायु की गति एवं दिशा तथा वर्षा की मात्रा, आर्द्रता आदि जलवायु के प्रमुख कारक है। प्रायः शीत एवं शीतोष्ण प्रदेशों में प्रातःकालीन सूर्य की किरणों से लाभान्वित होने के लिए मकान का मुख्य द्वार पूर्व की ओर रखा जाता है। उष्ण प्रदेशों में कड़ी धूप से बचाने के लिए मुख्य द्वार पर छप्पर डालते हैं तथा दीवार की मोटाई अधिक रखी जाती है। प्रश्न क्रमांक 2, नगरीकरण से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर, नगरीकरण से कई समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जिसमें पहला, पर्यावरणीय समस्या। नगरों में जनाधिक्य के कारण सबसे ज़्यादा प्रदूषण वायु तथा जल में देखने को मिलता है। महानगरों में प्रदूषण का मुख्य कारण वाहनों और औद्योगिक संस्थानों द्वारा मिश्रित विषैले रसायन, जिनमें सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा एवं नाइट्रस ऑक्साइड है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक घातक है। महानगरों में स्थित कल कारखानों का जल नदी, नालों एवं तालाबों में बहा दिया जाता है, जिसके कारण नदियों का जल पीने योग्य नहीं रहता। दिल्ली के पास यमुना नदी, ये नदी एक नाला बनकर रह गई है। कानपुर स्थित चमड़े के कारखानों के कारण गंगा नदी का जल उपयोग करने के लायक नहीं है। दूसरा, आवास की समस्या। भारत के विभिन्न महानगरों की कुल नगरीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा झुग्गी झोपड़ियों में निवास करता है। इन झोपड़ियों में निवास करने वाले ग्रामीण क्षेत्रों से स्थानांतरित निर्धन तबके के लोग रहते हैं, जो अर्थाभाव के कारण उच्च वर्ग के लोगों की बस्तियों के किनारे झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहते हैं। गरीबी और अमीरी की बढ़ती हुई खाई के कारण गरीबों में आपराधिक भावना भी पनप जाती है, जिससे मानव जीवन तनावग्रस्त हो जाता है। तीसरा, रोजगार की समस्या। जिस अनुपात में नगरों में जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, उसी अनुपात में रोजगार में वृद्धि नहीं हो पा रही है। गांव से शहरों की ओर अधिक स्थानांतरण होने के कारण शहरों में कम मजदूरी पर कार्य करना पड़ता है, जिससे सामाजिक अव्यवस्था बढ़ती जाती है। चौथा, भूमि की समस्या। शहरी विकास के कारण सड़कों का चौड़ीकरण आवश्यक घटक होने के कारण आवासीय क्षेत्र में सरकार भूमि अधिग्रहण नीति को अपनाती है, अतः भूमि की कमी नगरीकरण को प्रभावित करती है। पांचवा, पूंजी की समस्या। नगर के विकास के कारण बढ़ती हुई जनसंख्या को वाणिज्यिक सुविधाएं भी देनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में बाजार, औद्योगिक केंद्र, परिवहन, व्यावसायिक परिसर जैसी व्यवस्थाओं के लिए
भारी पूंजी की भी आवश्यकता होती है, जिसे जुटाने समस्या उत्पन्न होती है। प्रश्न क्रमांक 3, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास में अंतर इस प्रकार है। अंतर 1, ग्रामीण अधिवास, इसके निवासियों का व्यवसाय कृषि, पशुपालन, लकड़ी काटना, वनोपज एकत्र करना आदि होते हैं, जबकि नगरवासियों के व्यवसाय निर्माण, उद्योग, परिवहन, व्यापार, प्रशासन आदि होते हैं। अंतर 2, ग्रामीण अधिवास में यहाँ प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उत्पादन होता है, जबकि नगरीय अधिवास में निर्मित माल का उत्पादन होता है। अंतर 3, ग्रामीण अधिवास में गांव में कोई प्रशासनिक इकाई नहीं होती है, जबकि नगरीय अधिवास में नगर में कोई न कोई प्रशासनिक इकाई होता है। अंतर 4, गांव की जनसंख्या कम होती है, जबकि नगरों की जनसंख्या अधिक होती है। अंतर 5, ग्रामीण अधिवास में गांव में परिवहन सुविधाएं कच्ची सड़क, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर होते हैं, जबकि नगरों में परिवहन की सुविधाएं पक्की सड़क, रेल मार्ग और वायु मार्ग आदि होते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, ग्रामीण अधिवास के प्रकारों अर्थात प्रतिरूप का उल्लेख कीजिए। उत्तर, भारत में अधिवासों के प्रतिरूप इस प्रकार है। पहला, सघन अधिवास। इन अधिवासों में मकान पास पास व सटकर बने होते हैं, इसलिए ऐसे अधिवासों के सारे अधिवास किसी एक केंद्रीय स्थल पर समकेंद्रित हो जाते हैं। यह आवासीय क्षेत्र खेतों व चारागाहों से दूर होते हैं। दूसरा, विखंडित अधिवास। ऐसे अधिवास में केंद्र में सघन बसाहट होती है, इसके चारों ओर पल्ली, पुरवा, बिखरे हुए बसे होते हैं। सघन आवास की तुलना में यह अधिवास अधिक स्थान घेरते हैं। ऐसे अधिवास मणिपुर में नदियों के किनारे, मध्य प्रदेश के मंडला, बालाघाट तथा छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में मिलते हैं। तीसरा, पल्ली पूर्वाधिवास। इस प्रकार के अधिवास कई छोटी इकाइयों में बिखरे रूप में बसे रहते हैं। मुख्य अधिवास का अन्य अधिवासों पर ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है। इन अधिवासों के बीच खेत होते हैं। सामान्यतः सामाजिक एवं जाति कारकों द्वारा ऐसे अधिवास प्रभावित होते हैं। स्थानीय तौर पर इन्हें पल्ली, पारा, पूर्वा, मोहल्ला, घानी आदि कहते हैं। चौथा, प्रकीर्ण अथवा बिखरे अधिवास। इन अधिवासों को एकाकी अधिवास भी कहते हैं। इन अधिवासों की इकाइयाँ छोटी छोटी व घरों का समूह छोटा होता है। इनकी संख्या 2 से 60 हो सकती है। ऐसे अधिवास एक बड़े क्षेत्र में बिखरे होते हैं। छोटा नागपुर का पठार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनमें ऐसे अधिवास पाए जाते हैं जो प्रायः जनजाति बाहुल्य है। पांचवा, अरीय त्रिज्या प्रतिरूप। इस प्रकार के प्रतिरूप में सड़कें या गलियां किसी केंद्रीय स्थान पर जैसे जल स्रोत के उन्मुख होती है। प्रश्न क्रमांक 5, किसी नगर का विकास किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरता है? लिखिए। उत्तर, नगर का विकास की अवस्थाएं इस प्रकार है। पहला, पूर्व बचपन। इस अवस्था में कुछ दुकान व मकान एक ही स्थान पर होते हैं। 1-2 सड़कें होती है। सामान्य रूप से परिवेश ग्रामीण लगता है। दूसरा, शैशवावस्था। इस दशा में केंद्रीय भाग की तरफ व्यापारिक क्षेत्र बन जाता है। रहने योग्य मकान में दुकानें बन जाती है। तीसरा, किशोरावस्था। इसमें नगर की सड़कें, गलियां अधिक विकसित होने लगती है। आवासीय व व्यावसायिक क्षेत्र व्यवस्थित होने लगता है। जनसंख्या का प्रसार बाहर की ओर होने लगता है। चौथा, प्रौढ़ावस्था। इस अवस्था में नगर के आवासीय व औद्योगिक क्षेत्र अलग दिखाई पड़ने लगते हैं। आवासीय क्षेत्र अनेक भागों में बढ़ जाता है। आबादी बढ़ने से बहुमंजिला मकानें बनने लगती है। पांचवा, अधेड़ावस्था। यह नगर के विकास व वैभव की चरम अवस्था है। व्यापारिक, औद्योगिक, आवासीय व प्रशासनिक क्षेत्र अलग हो जाते हैं। छठवा, वृद्धावस्था। यह नगर विकास की अंतिम दशा है, जिसमें उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। उदाहरण के लिए समरकंद, कुस्तुनतुनिया, मुल्तान, बुखारा आदि इसी प्रकार के नगर है। प्रश्न क्रमांक 6, नगरीय अधिवासों की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, नगरीय अधिवासों की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार है। पहला, जलवायु। लोग अनुकूल और स्वास्थ्यवर्धक जलवायु में निवास करना पसंद करते हैं। शीत प्रधान जलवायु की तुलना में उपोष्ण एवं शीतोष्ण प्रदेश अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश है। वर्तमान में विश्व प्रसिद्ध समृद्ध नगर उपोष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय हिस्से में हैं। टोक्यो, न्यूयॉर्क, शंघाई, लॉस एंजिल्स, बीजिंग आदि ऐसे ही नगर हैं। दूसरा, धरातलीय स्वरूप। समतल व उपजाऊ धरातलीय भागों में अधिवासों का विकास अधिक होता है, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में आवास, उद्योग धंधों, कारखानों, सड़कों आदि के लिए समतल भूमि की आवश्यकता होती है। तीसरा, खनिज एवं शक्ति संसाधन। खनिजों के मिलने के स्थान पर धीरे धीरे नगरों का विकास होने लगता है। जब खनिज समाप्त हो जाते हैं तब नगर भी उजड़ने लगते हैं।
ऐसे नगर को प्रेत नगर कहा जाता है। यही स्थिति किसी कल कारखाने वाले नगर क्षेत्र की होती है। चौथा, जलापूर्ति के स्रोत। प्राचीन समय में नगरों का विकास जलापूर्ति स्रोतों के समीप हुआ करता था। औद्योगिक कार्य, परिवहन तथा यातायात के लिए जल की पूर्ति करनी पड़ती थी। लंदन टेम्स नदी के किनारे, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे, शिकागो मिशिगन नदी के किनारे, मॉस्को मस्कवा नदी के किनारे, दिल्ली यमुना, हावड़ा, कानपुर यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। पांचवा, परिवहन व यातायात। आवागमन एवं परिवहन के स्रोत, इनका नगरों से व्यावसायिक संबंध है। मकानों के निर्माण एवं प्रकार पर जलवायु का गहरा प्रभाव पड़ता है। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ लोग मचानों पर बने झोपड़ों में रहते हैं। शुष्क प्रदेशों में मिट्टी के मकान एवं घास के मैदानों में और रेगिस्तानों में तंबुओं में लोग रहते हैं तथा टुंड्रा प्रदेशों में, शीत प्रदेश में बर्फ़ के बने मकानों में लोग निवास करते हैं, जिसे इग्लू कहा जाता है। दूसरा, संसाधन। मकानों के निर्माण में जहाँ जो संसाधन आसानी से उपलब्ध होते हैं प्राय उसी का उपयोग किया जाता है। पर्वतीय भागों में पत्थरों का उपयोग, वनाच्छादित भागों में बांस, तख्ते एवं लट्ठे का उपयोग करते हैं। जापान जैसे भूकंप प्रभावित देश में लकड़ी या हल्की वस्तुओं से मकान बनते हैं। तीसरा, धरातलीय उच्चावच। मकानों के निर्माण में धरातलीय उच्चावच को भी ध्यान में रखा जाता है। पर्वतीय ढालों में कई स्तर पर मकान बनाए जाते हैं। निचले ढाल की दीवार अधिक ऊंची व पीछे की ऊंचाई कम होती है, जबकि मैदानी भागों में समान ऊंचाई की दीवारें बनाई जाती है। दलदली क्षेत्र में नींव गहरी और पक्की होती है। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।